जो ऐसा आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी उससे लाल हो गया है, बिल्कुल। तो क्यों आखिर ऐसा हुआ है? वो टोटल दो ही जात इसमें, यादव और बैकवर्ड, ये दो ने मिलकर टोटल जो है समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। कांग्रेस का अपना वोट तो बहुत कम है ही है, कांग्रेस तो ऑलरेडी जीरो रहा है यहाँ, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। एक्सप्रेसवे स्वाहा, राम मंदिर स्वाहा, धारा 370 स्वाहा, 4 करोड़ घर स्वाहा, 4 करोड़ का राशन स्वाहा, 80 करोड़ का राशन स्वाहा, देश का मान स्वाहा, बिजली पानी स्वाहा, सेना की मजबूती स्वाहा, तीर्थों का विकास स्वाहा, दंगा मुक्त देश स्वाहा, आतंक मुक्त देश स्वाहा, बम ब्लास्ट स्वाहा, अर्थव्यवस्था स्वाहा। मोदी जी, हमें इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो सिर्फ हमारी जाति के उम्मीदवार होने चाहिए और कुछ मुफ्त रेवड़ी। ऐसे ऐसे व्यंग आ रहे हैं। अगर 20 लोग अगर हमको मिल के मारेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए अकेले दम पर ये मेरे सीट है, इतना सीट हम 240 सीट ले आए। ये लोग तो गठबंधन मिल के, हर पार्टी मिल करके इतने सीट आगे बढ़ के ले आए हैं। अकेले ये मेरे पावर है, इतना सीट है, मेरा सरकार बनेगा। लेकिन खुशी सिर्फ इस बात की है कि इस बार सामने पक्ष जो भी बनेगा उसके सामने एक विपक्ष मजबूत खड़ा रहेगा, यानी माँ बाप का संतुलित मामला रहेगा तो देश थोड़ा अच्छा सुधरेगा। ये जो घमंडवाद है, जिसको बोला जाता है दम्भ, वो अहंकार कम होगा। भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के दावे के अलावा वाराणसी में 10 लाख की मार्जिन का भी लक्ष्य नरेंद्र मोदी की जीत के लिए रखा गया था, लेकिन दोनों में से कोई भी बात जमीन पर उतरती दिखाई नहीं पड़ी। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ? और बनारस में भी बहुत कम मार्जिन से नरेंद्र मोदी को विजयश्री की प्राप्ति हुई। मात्र 1,52,513 मतों की मार्जिन से नरेंद्र मोदी जीते। आखिर जो सोचा गया था वैसा धरातल पर क्यों नहीं उतरा, इस बारे में जानने के लिए, समझने के लिए हम आप पहुँचे हैं वाराणसी में पप्पू की अड़ी चाय की जो दुकान है, क्योंकि यहाँ पर देश भर के मुद्दों का, विषयों का मंथन चिंतन होता है। और अगर बात लोकसभा चुनाव के परिणाम की हो तो निश्चित तौर पर यहाँ से मत कर कुछ न कुछ बाहर निकलेगा और वजह भी स्पष्ट रूप से सामने नजर आएगी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। पहले अपना परिचय, नाम? अरविंद योगी। अरविंद जी, न 400 पार हो सका, 250 का भी आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पाई। पूर्ण बहुमत की तो बात अलग की थी, और बनारस का एक अपना ही अलग नारा दिया गया था, 10 लाख की मार्जिन, 10 लाख वोट, कहीं कुछ भी धरातल पर नहीं दिखाई पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, आप बिल्कुल जलाने वाला, हृदय जलाने वाला प्रश्न कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले से मर्माहत हैं और बहुत सारे हमारे 80 के अड़ी पे मोदी का परिवार है, बहुत सारे व्यंग आ रहे हैं। अभी एक व्यंग आया है, मैं आपको सुना देता हूँ। एक्सप्रेसवे स्वाहा, राम मंदिर स्वाहा, धारा 370 स्वाहा, 4 करोड़ घर स्वाहा, 4 करोड़ का राशन स्वाहा, 80 करोड़ का राशन स्वाहा, देश का मान स्वाहा, बिजली पानी स्वाहा, सेना की मजबूती स्वाहा, तीर्थों का विकास स्वाहा, दंगा मुक्त देश स्वाहा, आतंक मुक्त देश स्वाहा, बम ब्लास्ट स्वाहा, अर्थव्यवस्था स्वाहा। मोदी जी, हमें इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो सिर्फ हमारी जाति के उम्मीदवार होने चाहिए और कुछ मुफ्त रेवड़ी। ऐसे ऐसे व्यंग आ रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम लोग कितने दुखी हैं। लेकिन वजह क्या थी? आखिर ये जो टारगेट लेके चला गया था वो क्यों नहीं आखिर सच हुआ? ये वजह तो ये व्यंग बोलने वाला ही सारा बता दिया। मैं क्या बताऊं? ये सब चीजें हम लोगों के दिमाग में नहीं थी। हम लोग फक्र महसूस कर रहे थे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पे सभी जीतते हैं, तो जीत ही जाएंगे इस बार नरेंद्र मोदी जी का जो चमत्कार है वो भी काम नहीं आया क्या? जैसा ये कह रहे हैं कि हमेशा जीतते थे, चले आ रहे थे उन्हीं के भरोसे, इस बार क्या आखिर ऐसा हो गया कि वो चमत्कार नहीं हो पाया? देखिए, हम उस चरित्र के आदमी हैं जो कभी मजबूत व्यक्ति, मजबूत संस्था को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि हम आज़ादी के बाद इस देश में स्वतंत्रता को स्वच्छंदता बनाया है और हम स्वच्छंद रहना चाहते हैं। स्वच्छंद कब रहेंगे? जब सरकार लंगड़ी लुगड़ी रहेगी, कमज़ोर होगी, तब हम स्वच्छंद रहेंगे। जब निर्णय लेने वाला मजबूत नहीं होगा तब हम स्वच्छंद रहेंगे। मोदी के राष्ट्रहित के निर्णयों को हम स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। मोदी के जातियों को तोड़ने
राष्ट्र को एक करने, राष्ट्रवाद को मजबूत करने के निर्णय को स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं थे। हमने अंततः ये दिखाया कि तुम मजबूत हुए, तुम्हारा बड़ा नाम हुआ, तो हम तुम्हें ज़मीन पर दिखा देंगे। ये मोदी का दुर्भाग्य है कि जिस वाराणसी के लिए उन्होंने इतना किया, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उस वाराणसी में मोदी को 1.5 लाख वोट से विजय प्राप्त होती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? मुझे तो ये लगता है कि बनारस शहर मोदी के नेतृत्व करने लायक रह ही नहीं गया। अच्छा, जैसे ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं जो यूपी में ये सीएम योगी का नेतृत्व और दिल्ली में कहीं ना कहीं मतभेद देखने में आया था। जैसे योगी खुलेआम कई बार पहले भी राजभर को नहीं पसंद करते रहे, उसकी मुखालफत कर चुके थे, उसके बावजूद कहीं ना कहीं उनकी जो अपनी सोच को नज़रअंदाज करते हुए राजभर को मैदान में उतारा गया। इसके अलावा पश्चिमी यूपी की भी बात करें तो उस वहाँ पर भी असर ये सारी कुछ चीज़ों का देखने को मिला। कहीं ना कहीं जो योगी की जो अपनी सोच थी उस पर दिल्ली की सोच हावी होती दिखाई पड़ी। इस वजह से भी एक बड़ा ये लग रहा है क्या ये नतीजा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संस्था है। पहली बात आप जान लें कि हमारे लिए महत्वपूर्ण देश में संस्था है या व्यक्ति है। कांग्रेस एक व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी संस्था है। ये अलग बात है कि आज उस संस्था का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथ में है, इसलिए मोदी मोदी हो रहा है। इससे पहले मोदी नहीं थे, उसके पहले उनसे पहले कोई और था, उनसे पहले भी कोई और था, मोदी के बाद भी कोई और होगा। तो योगी उत्तर प्रदेश के एक मजबूत सफल मुख्यमंत्री साबित हुए। ये 2022 के चुनाव ने अपने आप में बता दिया। और पूरे चुनाव के दौरान जिस हिसाब से मोदी और योगी एक साथ चले हैं, जो शब्द आप कह रहे हैं वो मेरे गले तो नहीं उतर रहा है। हो सकता है अंदरूनी हो। बहुत सी बातें राजनीति में ऐसी होती हैं जिनको हवा में उड़ा दिया जाता है कि इस तरह के दोनों में मतभेद है, चुनाव के बाद योगी को हटा दिया जाएगा, ये कि लोग थोड़े भ्रमित हों। और लोग जो हैं बड़े अजीब किस्म के होते हैं। हमको योगी से बड़ा प्यार है और हमको कोई कह दे कल देखो भैया मोदी योगी को हटा देंगे, हम बिना जाने बिना पूछे मान लेंगे। तो ये स्थिति आई है। जी जी, लोग सुनते रहे कि लगभग 32 या 28 सीटों का लिस्ट इन्होंने जो भेजा था कि आप इन लोगों को रिपीट न करें, इनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो एज ए सीएम, एक पॉपुलर सीएम अगर इस तरह की बात करता है तो आपको जरूर उस पर ध्यान देना चाहिए था। क्या लग रहा है कि बनारस के अलावा अगर बात बनारस की करें, हमारे साथ पप्पू चाय की अड़ी पे यहाँ दुकान के संचालक भी हैं। क्या लग रहा है आप लोग के यहाँ आके चाय भी पिए नरेंद्र मोदी, पान भी खाएं, कई बार यहाँ आ भी चुके हैं, महज 1,52,000 का फ़र्क रहा। आखिर बनारस की जनता का क्यों इतनी नाराज़ नज़र आई? क्या वजह थी? अंतर काफ़ी ज़्यादा माना जा रहा था कि काफ़ी अंतर होगा। देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ जैसे देखिए अभी आप लोग 20 लोग हैं, अकेला हम हैं। अगर 20 लोग अगर हमको मिल के मारेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए अकेले दम पर ये मेरे सीट है, इतना सीट हम 240 सीट ले आए। ये लोग तो गठबंधन मिल के, हर पार्टी मिल करके इतने सीट आगे बढ़ के ले आए हैं। अकेले ये मेरे पावर है, इतना सीट है, मेरा सरकार बनेगा। लेकिन बनारस की बात बताइए ना, बनारस में आखिर क्या ऐसा हो गया? क्यों नहीं लोगों ने जमकर वोट किया बीजेपी को? बनारस में कुछ वोटरों का हेर फेर हुआ। हम लोग जैसे घर में देखिए 15 वोट रहा, 15 वोट में से 10 वोट हम लोग का गायब है। पता नहीं है कहाँ कहाँ गया वोट, हम लोग खोजने निकले तो कुछ वोटरों की गड़बड़ी है इसमें से। हम खुद नहीं वोट दिए। देखिए, जब वोट लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा तो हम कैसे वोट देंगे? बेईमानी से वोट देंगे नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि आपका वो नाम कट गया, काट दिया गया, या हम नहीं बता सकते ना, किसी को हम कैसे कह देंगे कि नाम कट गया या काट दिया गया। चलिए बनारस के बारे में और भी बात कर लेते। क्या वजह थी बनारस में लोग जिस हिसाब से वोट देते रहे? कहा जा रहा था बनारस का एक अलग ही नैरेटिव बनाया गया था कि 10 लाख की मार्जिन, फिर ये कहा गया मार्जिन नहीं 10 लाख वोट पा जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ क्यों नहीं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस चुनाव के रिजल्ट में जो अप्रत्याशित रूप से सामने आई हैं, जिसको वाकई एक बार गहन चिंतन इस पे होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आया है ये अप्रत्याशित रूप से सबको अचंभित कर रहा है। वजह बताइए। वजह के कारण की समीक्षा हो, वजह इसके बारे में क्या कहा जा सकता है? क्योंकि मोदी जी ने अपनी तरफ से 100% काम किया बनारस के लिए। एक वजह ये बताई जा रही है कहीं ना कहीं जो बाहर से टीम आई थी चुनाव कराने, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को यहाँ जिताने के लिए, वो गुजरात की टीम थी। कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दिया गया स्थानीय कार्यकर्ता को,
कहीं ना कहीं उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, उसमें उनको पीछे कर दिया गया। क्या है कि ये बड़ी वजह मान रहे हैं? नहीं, देखिए टीम तो कार्यकर्ता, देखिए बाकी जगहों से चुनाव से जब खाली हो गए लोग, तो यहाँ अंतिम चरण का चुनाव था। अंतिम चरण में हर जगह से लोग आए, लेकिन काम जो होता है वो लोगों को एक साथ मिल के होता है। ऐसा नहीं है कि ये टीम वर्क है, बीजेपी में एक टीम वर्क होता है। तो ऐसा नहीं कि किसी को नज़रअंदाज किया गया और कोई भारी पड़ा, ऐसा नहीं है। मिल के काम हुआ। अब रिजल्ट उस जिस हिसाब से हम लोग चाहते थे उस हिसाब से नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके पीछे अब इसकी समीक्षा हो। चलिए, समीक्षा होगी। क्या लग रहा है, न 400 पार, न ही बनारस में 10 लाख पार, और जो एक सम्मानजनक जीत होनी चाहिए थी वो नहीं हासिल हुई। जीते तो ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने चेतावनी के साथ जिताया। अपना नाम? आलोक राय। मैं ये बताऊं पहले आपको कि देखिए, जीत होती है, वो ज़्यादा या कम तो मतलब अलग बात है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसमें कांग्रेस की कहीं कोई जीत नहीं है। इसमें आप अगर देखेंगे तो टोटल सपा का वोट है और जाति के आधार पर ये चुनाव हो गया है। लोगों ने विकास वगैरह सबको नकार दिया। इससे ये साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी मैक्सिमम जनता मूर्ख है, जिसे कि विकास से कोई मतलब नहीं है, जिसे किसी तरह का नहीं, वो केवल जाति पर चल रहा है। और जाति आधारित चुनाव आज से बहुत पहले हुआ करते थे। अब इधर पिछले 10 तो आपको नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जाति के मुताबिक टिकट बांटा? नहीं, जाति के मुताबिक टिकट बांटा है उन्होंने भी, लेकिन जातिगत समीकरण सपा का जो है वो इनसे बहुत मजबूत है। आप देखेंगे सपा में मैक्सिमम यादव जो है, यादव कहेंगे कि सपा के हैं, तो ये वोट एकदम सॉलिड, इतने वोट पूरा का पूरा पूर्वांचल जो ऐसा आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी उससे लाल हो गया है। बिल्कुल। तो क्यों आखिर ऐसा हुआ है? वो टोटल 2 ही जाति इसमें, यादव और बैकवर्ड, ये 2 ने मिलकर टोटल जो है समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। कांग्रेस का अपना वोट तो बहुत कम है ही है। कांग्रेस तो ऑलरेडी 0 रहा है यहाँ। कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। जनता की नाराजगी कोई वजह नहीं है? जनता की कोई नाराज़गी हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि जितना विकास, जितना काम मोदी जी ने किया है, आज से पहले कोई ने ऐसा किया था, न हम लोग को लगता है कि आगे भविष्य में कोई हम लोग का सांसद ऐसा कर पाएगा। इसलिए बनारस में क्यों आखिर इतनी बुरी तरह से मार्जिन आई? 1,52,000 की ही मार्जिन से जीत हासिल हुई। आखिर बनारस की जनता क्यों नहीं निकल पाई? जो निकले भी तो अजय राय को जो उम्मीद नहीं कर रहे थे, इतना ज़्यादा वोट पा गए। बनारस में देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी जानकारी में हमको खुद है, क्योंकि हम खुद वोटर लिस्ट से गायब थे, तो वोटर लिस्ट की इतनी बुरी दशा इस बार हुई है। वोटर लिस्ट को इतनी बुरी तरह से जो है चलाया गया। अब सरकारी जो कर्मचारी भी उसको ऑपरेट किए वोटर लिस्ट बनाने में, उसमें पूरा इस चीज़ को ध्यान रख के वोटर लिस्ट बनाया गया कि भाजपा का मैक्सिमम वोट कैसे कटेगा। क्योंकि लेकिन सारी मशीनरी तो सारा सरकार तो कहीं ना कहीं यूपी में भी भाजपा की ही है, तो आखिर क्यों ऐसा कोई करेगा? या तो वो लोग सरकारी कर्मचारी नाराज़ हैं सरकार से। भाई, सरकारी कर्मचारी यहाँ पेंशन को लेके ऑलरेडी देख रहे हैं नाराज़ चल ही रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, तो उनके हाथ में जब कोई मौका मिलेगा तो वो उसका भी उपयोग करेंगे। नहीं, नाराजगी तो थी। नाराजगी? क्या नाराजगी थी? नाराजगी थी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, और सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का मैटर था। बहुत सारे कुछ नोटिसेज आए कोर्ट के द्वारा या जैसे भी हो, कुछ कॉरिडोर के लिए फिर से मकान तोड़ने की, जिसमें एक एमएलए गए और तुतु मैमे भी हुआ। तो बहुत सारा चीज़ काउंट किया। ये 2 लड़के साहबजादे, कुछ वर्जन भी अपशब्दता में बदली, चाहे वो जो भी बोला वो लोकतंत्र को चिढ़ाता है, जिसने भी बोला। और उसमें ये सब मुद्दे शायद हावी हुए। ये नाराज़गी आप नहीं कह सकते, क्योंकि सारे एक आम जनता में एक डर व्याप्त हो जाए कि अब आगे क्या होगा हमारा। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो इनको इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया? नहीं ये लगता? पहले अपना नाम। देखिए, मैं महन प्रसन्ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नो डाउट बहुत अच्छा काम किए हैं बनारस के लिए, मगर इस बार जो है इनके जो यहाँ के पदाधिकारी हैं वो नीचे तबके के कार्यकर्ताओं पर विशेष ध्यान नहीं दिए हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, इसलिए कार्यकर्ता भी कुछ नाराज़ थे। ये दूसरी चीज़ जो
ये इनके BLO वगैरह हैं, बहुतों का नाम कटा हुआ है। अब चाहे जैसे भी कटा है, बहुत लोगों का नाम नहीं आया है। जैसे मेरा नाम आया तो मेरे पत्नी का नाम नहीं आया, मेरे घर में भी नहीं आया, ऐसा ही बहुत सा हुआ है। और प्रधानमंत्री जी का 1-1.5 लाख वोट से जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। इनको तो रेशियो 5 लाख के पार का था, 400 के पार का नारा था, ये सब खत्म, धराशायी हो गया। तो नाराज़गी एक बड़ी वजह रही, और जो सरकारी कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं जो वोटर लिस्ट से लोगों के नाम गायब हुए तो एक बड़ी वजह थी। हमारे साथ ब्रजेश जी हैं, ये बताइए क्या वजह है? आप तो बनारस को जान रहे हैं, बनारस को अच्छे से समझ रहे हैं, आखिर ये पूरा पूर्वांचल कहाँ समाजवादी पार्टी के लाल झंडे से लाल हो गया? 400 पार का नारा इनका कहीं ना कहीं धराशायी हो गया। 10 लाख का एक अलग नैरेटिव बनारस में सेट किया गया था, वो नहीं दिखाई पड़ा। मेरे हिसाब से देखिए, एक सामान्य सा उदाहरण है रावण का। हमारे बीच में जब धरा पर राम सिर्फ रावण के लिए आए थे, ऐसा नहीं है। वो हमें मानव जीवन की सीख देने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे, कैसे जीना चाहिए ये बताने आए थे। और उसी राम को हम टारगेट करके अपनी दुकान चलाने लगे। राम दुकान नहीं है, राम हमारी धरा, हमारे जो नस नस में जो हमारी सांसें चल रही हैं, पूरे सनातनों में वो राम। धर्म हमारा निजी विषय है, धर्म हमारा निहायत निजी विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बोले कि राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये अयोध्या में नारा अयोध्या वालों ने बता दिया कि राम को लाने वाले उनके पिताजी थे और दशरथ थे, राजा दशरथ थे। और अयोध्या के लोग जानते थे कि राम को कौन लाया है। मंदिर लाना और राम को लाना दोनों में भेद है। लेकिन होता क्या है कि जब हम में आते हैं, जब हमें इस चीज़ में आ जाते हैं कि हम बहुत कुछ पा गए, हम जो चाहें वो कर लें, जब ये भाव मन में आता है तो हम शब्द का अर्थ समझना भूल जाते हैं। हमें कहना चाहिए था कि हम राम का मंदिर लाए हैं, लेकिन हमें इतना अहम आ गया कि हम राम को ही लेके आ गए। तो अहंकारी व्यक्ति राम मंदिर लाने की जगह पर राम को ला दिया। और राम को लाने की बात एक सामान्य आदमी अगर बोलता तो लोग कहते कि अरे बदतमीज हो, सलीके से बोलो, ये राम की बात मत बोलो, राम हमारे सब कुछ है, आस्था के प्रतीक हैं। तो एक तो पहला ये फैक्टर काम किया अयोध्या में जो धराशायी हुए, वही फैक्टर, वही राम हमारे राम, श्याम, हनुमान सभी एक दूसरे के जुड़े हुए लोग हैं। तो जब राम का अनादर आप करेंगे तो भोलेनाथ भी उसको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि भोलेनाथ जितना राम को मानते हैं, राम उतना ही भोले को मानते हैं, भोले जितना राम में उतना ही राम भोले में है। तो यहाँ के लोगों को भी ये लगा कि जब ये राम का अनादर कर रहे हैं तो कल मेरे भोले के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने किया भी था। मोई यहाँ पे आके हल्ला करवा दिया था, ओम ओम जिस शहर में चलता हो। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ के लोगों ने धार्मिक पक्ष को लेते हुए ही इनकी धर्मांधता के विरोध में, हम धार्मिक लोग हैं लेकिन ये धर्मांधी लोग हैं। ये कहते हैं कि तुम सनातन हो तो राम के हो। सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम सबके हैं, पूरा विश्व मेरा है। हम उसी सूत्र को तोड़ दिए। तो जब इस तरह की नैतिकता आपकी विचारधारा में आ जाएगी तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और अभी ये परिवर्तन कम है। अगर ये दंभ कम नहीं हुआ, तो मैं इसका आपको साफ लिखित दे रहा हूँ कि सभी लोग दिन भर खड़े रहेंगे बूथ पे, लोग वोट नहीं देंगे इन्हें जब तक दम्भ नहीं जाएगा। उस दम्भ को हटाना होगा, तभी वोट पाना होगा। लेकिन ब्रजेश जी, ये देखा गया कि पहली बार जो सत्ता में आने के लिए सबसे आगे है वो भी खुश है, जो सत्ता में सीधे तौर पर नहीं जा रहा है वो भी खुश है, जनता भी खुश है। तो जो एक वो मजबूत होता विपक्ष है, इसका क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, किसी भी देश में दो पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरा परिवार माँ बाप के व्यवस्था से ही चलता है। अगर पिता दिन भर कमाते हैं तो माँ उसकी पूरी व्यवस्थित तरीके से उसके आंकड़े को रखती है, कितना खर्चा करना, क्या करना, और घर चलता है अच्छे से। विपक्ष और पक्ष का लगभग यही मामला है। जब पक्ष आगे बढ़ता है तो माँ रूपी विपक्ष उसे रोक देती है, और जब विपक्ष कुछ गलती करता है तो पिता रूपी पक्ष उसको बता देता है कि ये गलत है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब वन मैन शो है। निजी जिंदगी में भी वन मैन शो और सामाजिक जिंदगी में भी वन मैन शो। तो जो व्यक्ति परिवार से जुड़ा ही ना हो, जो आज से कुछ दिन पहले अपने माँ को कहे कि मैं माँ के बिना नहीं जी पाऊंगा, माँ मेरी ये है, और कुछ दिन पहले एकाएक पता नहीं क्या दिमाग में आया और कह दिया कि बायोलॉजिकली मुझे लगता है कि मैं माँ से नहीं हूँ, मैं अवतरित हुआ हूँ। आप सोचिए कि जो व्यक्ति की सोच ही इतनी परिवर्तन हो जाए, जो व्यक्ति कुछ चंद मिनटों में इतना कुछ परिवर्तन कर जाए कि माँ को भूल जाए, जिस माँ को एटीएम के लाइन में लगा के चर्चा में आया हो, समाज राष्ट्र की सेवा में आया हो, वो व्यक्ति जब राम को भूल गया तो हमें कैसे नहीं भूल पाएंगे, या हमारे साथ कैसे न्याय कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए परिवर्तन आया। और जहाँ तक बोल रहे हैं कि सब लोग खुश हैं, इसके ऊपर मामला यही है कि खुश तो कोई नहीं है। पक्ष इसलिए दुखी हो गया कि उसका सीट कम हो गया, विपक्ष इसलिए दुखी हो गया कि वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है कि सरकार बना पाए।
लेकिन खुशी सिर्फ इस बात की है कि इस बार सामने पक्ष जो भी बनेगा उसके सामने एक विपक्ष मजबूत खड़ा रहेगा, यानी माँ बाप का संतुलित मामला रहेगा तो देश थोड़ा अच्छा सुधरेगा। ये जो घमंडवाद है जिसको बोला जाता है दम्भ, वो अहंकार कम होगा। तो ये थे पप्पू चाय की अड़ी से वो लोग जिन्होंने साफ तौर पर न केवल बनारस बल्कि पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का वो खाका खींच दिया और वजह बताए कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को जो जीत हासिल हुई उसका रेशियो कम था और अब संतुलन की राजनीति आगे बढ़नी चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों को मजबूत होना चाहिए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।